नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हम NCERT के इतिहास के चैप्टर 2 में पहुंच चुके हैं, जहां खंड 2 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। आइए छोटी सी प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनस्पतियों और चरवाहा समुदायों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और उन्होंने इस बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर इस बाजार को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनस्पतियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीज़ों बीन कर गुजारा करने वालों की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ना हो। खंड 2 के अध्यायों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह से दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम आज कह रहे हैं वे गुजरे हुए जमाने के बच्चे खुचे लोग नहीं हैं। अध्याय 4 में आप जंगलों की सैर करेंगे। यहां आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस किस तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। यहां आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योगों और शहरों जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहां इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्थाओं में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया, लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा। अध्याय 5 में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तानों, मैदानों और पठारों में चरवाहों के पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी हम बिरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चारागाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, उनके समुदाय में उनके साथ उनके संबंध और बदलते परिवेश के अनुरूप वह खुद को कैसे ढालते हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब तक हम विभिन्न समुदाय और समाजों के बीच में आ रहे परिवर्तनों को देखना, बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया कैसे बनी। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उसके पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे। एक छोटी सी प्रस्तावना थी आप सभी के सामने जिसे मैंने रखा। तो खंड 2 के अध्याय 4 में आज हम जानेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानने जो जंगल की हैं। इन किताब के कागज, मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदुपत्ते, गोंद, शहद, कॉफी, चाय और रबड़,
साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्मशोधक यानी कि टैनिन, या दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगल से ही आती हैं। अमेजॉन या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से सन 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र है छत्तीसगढ़ का एक साल वन। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी कम ही पहुंच पाती है, और इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियों को देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। आइए भारत एवं वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीन 1.1 में जानेंगे जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में सुनिए। हैन द वैलीज वर फुल, जब घाटियां भरी पड़ी थीं। जॉन डॉनसन की एक पेंटिंग है। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बीसन के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा और 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। इसकी कई वजह थीं। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलें जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। मतलब पहली जो अंग्रेजों ने जो व्यावसायिक फसलें थी उस पर अंग्रेजों ने क्या किया? जमकर प्रोत्साहन दिया। वो कौन कौन सी थी? पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहन दिया। और 19वीं सदी में के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी को पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चा माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुपादन समझा और इनके हिसाब से इन व्यवस्था के बियाबान पर खेती करके उनसे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि सन 1880 से सन 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल से 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचकांक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। ये जो ऊपर का हिस्सा हमने छोड़ा, इस बॉक्स को हम पढ़ते हैं। बॉक्स 1 में क्या लिखा हुआ है जानिए। किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जबकि गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पर्थ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नागरिंदजेरियो की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगरून देरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी।
यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। सॉरी। स्रोत का में हम जानेंगे, परती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती योग्य बनाया जाए। यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा। यह वह विचार था जिससे विजय की न्योचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग सन 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथ में रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। यह मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं, ना तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और ना ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रंट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। तो ये जो है डेविड स्पर द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993 में उद्गत ये जो लेख था, ये आपको पढ़ा है। मतलब एक ऐसी स्थिति जब मध्य अमेरिका में आ गई जब अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, और जिसने इतना हड़कंप मचा दिया कि इस जगह को बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पढ़ते हैं, 1.2 पटरी पर स्लीपर। नए शब्द जो हम देखेंगे, स्लीपर जो होता है वो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक कर रखते हैं। सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण, छोटा नागपुर, मई 1857। ये लेख है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति ना थी। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत, जिसे ओक कहते हैं, कि जंगल लुप्त होते गए। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज जहाज भला कैसे बना सकते थे, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। सन 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। सन 1850 के दशक में रेल लाइन का प्रसार ने लकड़ी के नई एक तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइन अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइन का जाल सन 1860 के दशक में तेजी से फैला और सन 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा चुकी थी, और सन 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में सन 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। ये चित्र जो है वो है रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के शतीत सहजता हुआ हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भरी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। स्रोत खा। मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम के लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट 10 इंच
इंटू 5 इंच यानी कि 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 600,000 स्लीपरों की जरूरत होगी, या फिर 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व 1 मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। और इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगल में आया करेंगे, सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपरों की जरूरत होगी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर कर घर को लौटती औरतें, लट्ठे ले जाता हुआ ट्रक। इसमें आप देख सकते हो ये एक ट्रक जो है वो लट्ठे ले जा रहा है। लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते हैं। चलिए 1.3 में जानते हैं बागान के बारे में। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक बार फिर भारी हिस्से में सफाया किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों में अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्से में बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया और इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। प्लीज ब्रांड टी, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेजर ब्रांड टी, ये प्लेजर ब्रांड टी जो है वो इसका एक जो एड है वो आप देखें। दूसरा चैप्टर पे आते हैं, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। आइए, पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रेंट्स नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि पहला वन महानिदेशक कौन था? तो वो थे डायट्रिच बेंडेस नामक ये जर्मन विशेषज्ञ जिसे पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। बेंडेस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना हो और इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई, पशुओं की चराई जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वालों किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। और इस तरह बेंडिस ने सन 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1906 में देहरादून में हुई, जहां जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजातियों वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता था। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन को पुनः पेड़ लगाए जाने ताकि कुछ ही वर्षों में यह पुनः क्षेत्र कटाई के लिए तैयार हो जाए। सन 1865 में वन अधिनियम के लागू होते ही बाद में इसके 2 बार संशोधन किए गए, पहले सन 1878 में और फिर 1927 में। सन 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण।
सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों में अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों की ही लकड़ी ले सकते थे। 2.1 लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों का प्रोत्साहन किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल काटकर नई घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेतों में औजार बनाने के लिए किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल दोना बनाए जा सकते हैं। स्यादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सहमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। ये ऊपर का क्रियाकलाप जो हमने छोड़ा उसे देखते हैं। सॉरी। यदि 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती और आप इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर और ईंधन आपूर्ति की जिम्मेदारी होती, तो आप इसके लिए कौन से कदम उठाते। तो वर्तमान स्थिति को अगर देखें और बैक यानी कि पुरानी स्थिति को अगर देखें, तो पुराने समय पर जब 1800 के आसपास की बात करें तो यहाँ पर जो हमें रेलवे के लिए स्लीपर की आवश्यकता थी, उसमें लकड़ी की आवश्यकता थी। और आज की स्थिति मतलब 2020 की अगर बात करें, अगर 2020 की बात करें तो आज इसी की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, सीमेंटेड कंक्रीट की यूज करते हैं, जिससे स्लीपर बनाए जा रहे हैं। तो आप प्रेजेंट की स्थिति और पास्ट की स्थिति में आप अगर होते तो आप क्या करते, इसके बारे में आप अपने राय दे सकते हैं। चित्र 9 में इटली स्थित टस्कनी के पोपलर के जंगलों का एक व्यवस्थित गलियारा। पोपलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। पत्तों, फलों और दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहन किया। ये कांगड़ा का एक देवदार बागान है। कहाँ का, कांगड़ा का। ठीक है, ये देवदार का बागान है। इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स के से ये लिया गया है। द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, इसका आप चित्र देख सकते हैं। ब्रिटिश सम्राट में खोला पहला वानिकी स्कूल है। ठीक है, नया शब्द यहाँ पे हमने पढ़ा, वैज्ञानिक वानिकी। इसका मतलब होता है वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। ये कहलाता है वैज्ञानिक वानिकी। चलिए शुरू करते हैं। 2.1 लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों ने बहुत विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों यहाँ पे आप एक चीज और देखें। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है, ये जंगलों में महुआ बीनना। गांव वाले उजाला होने से पहले ही उठकर जमीन पे गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। महुआ के पेड़ बेशकीमती हैं। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जा सकता है और इनके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। ये सूखते हुए तेंदू पत्ते,
जंगल में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। लोग बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं और एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादातर 100 बंडल इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चे, महिलाएं और वृद्धा ये मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते हैं। ये चित्र आप अब सामने देख रहे हैं खलिहानों से अनाज लाते हुए। खलिहानों में से पुरुष टोकरियों में अनाज ले जा रहे हैं। पुरुष अपने कंधों पे आर पार एक छड़ी में बांध कर टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखती हैं। क्रियाकलाप में अगर जाने तो वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों का नाम बता सकते हैं। आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों का नाम बता सकते हैं, इसके बारे में आप अपने टीचर से चर्चा करें, वे आपको इसकी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.2 वनों में के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती एक परंपरागत तरीका था। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में लादेंग बोलते हैं, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा बोलते हैं, अफ्रीका में चितमन या तावी और श्रीलंका में चेना। ठीक है। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए दया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोंडू, खंदाद और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका के ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगल के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया और इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे छोटे विद्रोह जरिए प्रतिरोध किया। इस चित्र को देखिए। यह चित्र टोंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। सन 1921 में वर्मा में थर्रावाड़ी डिवीजन के लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांस की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते हैं और औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती हैं। ये जंगल की जलती हुई जगह जो है आप देख रहे हैं, जंगल के पेंदा या पौंदू हिस्सा को जलाना। घुमंतु खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलान पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। उसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.3 शिकार की आज़ादी किसे थी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया गया। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकारों से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने की तक बढ़ा कि कई प्रजातियां
लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जंगली जानवर बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों का शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। सन 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार का एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज जूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। चलिए ऊपर जो हमने छोड़ा उसे एक बार और देखते हैं। ये आप चित्र जो देख रहे हैं, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में ख्याल है मछली मारने वाला लड़का। बच्चे अपनी माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्दी ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादनों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैप को जिसे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े हैं, बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चली जाती है। इस चित्र को देखिए, यहां पर बाघ को मार के गिराया गया है और ये जो है नेपाल के शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग। फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। स्रोत बैगा मध्य भारत की एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतु खेती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी। हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वाले को भी उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ पर कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। वेरियन एल्विन, माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा, दिस फेडिश लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से उद्धत यह लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.4 नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता था। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मेनियोक उगाने वाले ब्राजील अमेजोन के मुंद्रुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर गए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं और इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे और इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। सॉरी। और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसर
काम के नए अवसरों का मतलब ये काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल व उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य स्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। नए शब्द में देखें, इजारेदारी, इसका मतलब होता है एकाधिकार। आइए स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। स्रोत घा, पुतुमायो में रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थीं। अमेजॉन के पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी, ब्रिटिश व पेरुवियन छाजे में द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी के यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनियों के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रहण कैसे किया जाता है। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों का स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते जिंदा बच्चे लोगों को मुर्दा के ढेर के साथ जला दिया गया और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते। निकोलस डाक्स, कोलोनियलिज्म डेंट कल्चर, 1992 में माइकल ताउसिंग, कल्चर ऑफ टेरर, स्पेस ऑफ डेथ, ये उससे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विद्रोह, अपन पढ़ते हैं वन विद्रोह के बारे में। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों में अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सीधू और कानू, संथाल परगना में किसको संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीत में, कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। तो ये जगह के नाम से पूछते हैं, मतलब संथाल परगना में जो आंदोलनकारी थे वो कौन थे? सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.1 बस्तर के लोगों। इससे पहले ये देखें, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये चित्र है, यह रेखांकित चित्रों में पैमाना अनुसार नहीं है, लेकिन इसको देखें, सीमाएं राज्य, मुख्य सड़क, आरक्षित क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा। चित्र 20 सन 2000 के में बस्तर। सन 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश को बस्तर जिला बना। यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। सन 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। सन 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए और सन 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में ही को शुरू हुआ और जल्दी ही राज्य में अन्य क्षेत्रों में फैल गया। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, मतलब बस्तर का ये जो ऊपर हिस्सा है, उत्तर में जो है वो छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में गोदावरी का मैदान। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मारिया और मुरिया, गोंड, दुर्वा, बतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। कौन कौन से? मरिया, मुरिया, गोंड,
धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जमाने बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए वे लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदा की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, डांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने, गांव का जो समूह कहलाता है, के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए ऊपर जो छूटा उसे देख लीजिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह है बस्तर के सेना का कैंप। बस्तर में सेना का कैंप 1910। बस्तर में सेना का एक कैंप, यह चित्र 1910 में लिया गया। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। 3.2 लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने सन 1905 में जब जंगल के दो तिहाई हिस्से को आरक्षित करके घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगलों को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वनग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों में लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथा बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया सन 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहार के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठे होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ किया। कांगेर वन के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन का एक अहम शख्सियत मानते हैं। सन 1910 में आम की टहनियों, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। यहाँ गांव के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसर और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया। अनाज की पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। और इन घटनाओं में एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों की हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी और इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने, फरवरी से मई लग गए। फिर भी वे गुंडाधूर को कभी नहीं पकड़ पाए। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्रों को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। सन 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं।
लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखें कि इस वक्त वहां क्या कुछ हो रहा है। हम उससे पहले चौथे चैप्टर से पहले जो हमने छोड़ा उसे देखते हैं। स्रोत चा। भोंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेगा स्कूल जला दिया। कैसलूर में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोकापुर यानी कि राजूर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया। एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिल मिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। ये जो था डिब्रेट पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखा पत्र था, जिसे मैंने अभी आपको पढ़ा। स्रोत छा। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं। कनकापाल में पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकेली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह ना थी, इसलिए जमीन ले ली जा रही थी। यह देखकर समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई और उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच गए। यह आंदोलन अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव में 2-4 लोग जगदलपुर गए। चितपाल के गार्गी देवा और मिखोला माँ की मिरास के दोल और अबराबुंदी, बालेरास और बादा पांडू, पालेम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इसी तरह से नंदरास के एक बुजुर्ग चेंदू ने कहा कि लोगों की तरफ पुनियाना थे। लोगों की तरफ पुनियाना थे। पालेम में मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोकेयाल धुरवा और पंडवा मांझी, हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए और एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा घूर उड़ सकते थे, इसलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आगे। चौथे में जावा के जंगलों में हुए बदलाव। चलिए अब जो जानेंगे वो जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में जानेंगे। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच औपनिवेशिक था और जैसा कि हम देखेंगे कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं हैं। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी।
अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे और सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतु खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। 4.1 जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि सन 1755 में जब जावा की माताराम रिटायर बंटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्य में बराबर बांट दिया गया और उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। और सन 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया और लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 4.2 डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों का निर्माण के में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटना, लट्ठों को ढोना और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की, जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। और इस व्यवस्था को ब्लेंडॉगडियन स्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने में उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है जंगल में सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी, औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 4.3 सामीन की चुनौती। सन 1890 में के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुब्लानतुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। सन 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने उनकी जमीन पर लेटकर उनका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं स्रोतचा के बारे में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अफसर डर्क वान होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, बेटाविया के लोगों, चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायान नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं और जावा में हम सामरिक और व्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़ें इस धरती में धसी हैं छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितना जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतने ही तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे। डर्क वान होजेनड्रॉप पेलुसो रिच फॉस्टेस पुअर पीपल 1992 में उद्धृत। ये जो चित्र है ये आप देख सकते हैं, यह सुमात्रा, बोर्निया, डच ईस्ट
ईस्ट इंडीज, दक्षिण चीन सागर, डच ईस्ट इंडीज। इंडोनेशिया में ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमांतान व पश्चिमी रियाई में स्थित है। जावा में भी वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगल से ढका रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगल पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थापित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों की भस्म कर भागो नीति अपनाई, और जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। और इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योगों के लिए जंगलों में निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांवों वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रण करने तथा लोगों को उसमें बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुए। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड सूले पेगोड़ा पर एकत्रित जहाजों पर लदने के तैयार वॉर टिम्बर स्लीपर। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने औपनिवेशिकों की संपदाओं और व्यक्तियों को ऐसा दोहन करने में सक्षम ना होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों में वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्यकर्ताओं को स्थगित कर दिया गया और कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों को संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सराना, देवराकुड़ू, कान राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इसकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे और इनमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब इन वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रेमबेथ के लट्ठों का गोदाम। क्रियाकलाप। जहां आप रहते हैं वहां के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं? ये बदलाव क्या और क्यों हैं? तो इसके लिए आपको वन नीति पढ़नी चाहिए। इसमें आपको ये हेल्प करेगा कि आप इस नीति को पढ़ने से आप पुराने और आज के डिटेल को जान पाएंगे। आप औपनिवेशिक वनपाल और एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाली बातचीत से संवाद लिखें। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीति पढ़ने के बाद जो आपने ये चैप्टर सुना उसको समझें तो आपको एक वनपाल और आदिवासी के बीच के संवाद को कहने में आसानी होगी। कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। ये प्रश्न जो है वो इस पूरे चैप्टर से लिए गए हैं। इन सारे प्रश्नों को आप स्वतः ही लगाएं और इसमें जो भी परेशानियां आती हैं उसको लेकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को हम निरंतर जवाब देते आ रहे हैं, मैसेज के माध्यम से उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। भविष्य में हमारे और भी लेक्चर इसी तरह आते रहेंगे। इनमें जो छोटी मोटी भूल चूक होती है उनमें हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपके साथ सहयोग और हमारी जो बनाई गई नीतियां हैं उन सभी के साथ हम एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार बनाए रखें, ऐसा आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अच्छे पाठ्यक्रम के साथ हम आपके पास प्रस्तुत होते रहें। ऐसी ही चीज़ें, जानकारी सदा आपके साथ लाते रहें। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूँ मैं आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।